हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ाई वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या लिखूं, चैप्टर नंबर 2 पद्म लाल और पुन्नालाल बख्शी के द्वारा यह रचित कथा है, जिसमें उन्होंने अपने उनके लिखने के विचारों को व्यक्त किया है। तो सबसे पहले आता है शब्दार्थ, फिर आता है अभ्यास, रचना से संवाद, मेरे उत्तर मेरे तर्क। इनमें हमें जो MCQs टाइप के क्वेश्चन थे और उन्हें हमने क्यों चूज़ किया ये भी देखना है। फिर इन्हें करने के बाद हमारे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर, जहाँ पे मेरी समझ मेरे विचार। निबंध लेखन के विषय में A.G. गार्डनर और लेखक में के जो विचार हैं उनमें क्या अंतर है, तो उन्हें हमने यहाँ पर व्यक्त किया है। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, लेकिन हमें व्यक्त करने के लिए इतना लिखना आवश्यक है। लेखक के अनुसार वृद्ध और तरुणों दोनों में ही वर्तमान से असंतुष्टि के कारण भिन्न है। आपके विचार से उनकी असंतुष्टि के कारण क्या है? वृद्धों की असंतुष्टि बीते हुए कल की सुखद और गौरवशाली मानते हैं और वे वर्तमान के परिवर्तन और अतीत के मूल्यों को खोते हुए नहीं देख पाते। तरुणों की असंतुष्टि आने वाले कल भविष्य को सुनहरा मानते हैं, वर्तमान की रूढ़ियों और बाधाओं को तोड़कर जल्द से जल्द अपने सपनों के भविष्य में जाना चाहते हैं। नमिता और अमिता, जिन्होंने हमारे लेखक को जो 2 निबंध दिए थे, तो उनमें उनके द्वारा सुझाए विषयों में लिखने पर लेखक की क्या क्या मुश्किलें दर्शाई गई हैं। तो सबसे पहले आता है समाज सुधार, जो नमिता ने दिया था, और दूध के 2 स्वामने होते हैं, अमिता ने जो दिया था। तो इनमें लेखक की जो कठिनाइयाँ थी वो थी समय का अभाव, मतलब लेखक को बहुत कम समय मिला था, उन्हें आज ही वह निबंध देना था। सामग्री की कमी, उन्हें उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी भी नहीं थी। और विरोधाभास, उन्हें टाइम लगता था बहुत ज़्यादा लिखने के लिए, तो इसलिए उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने के कौन कौन से युक्तियाँ सुझाई हैं? आप किस विषय पर निबंध लिखने के लिए पहले किस प्रकार की तैयारी करते हैं? निबंध लेखन है तो आदर्श, जैसे संक्षिप्त, स्पष्ट और प्रभावी होना चाहिए। सामग्री और शैली का संतुलन होना चाहिए। उचित सामग्री को एकत्र करना, पहले रूपरेखा बनाना, सरल, सहज और समझने योग्य भाषा, एकता और क्रमबद्धता। तो मेरे लिए सबसे पहले मैं विषय को समझता हूँ, फिर रूपरेखा बनाता हूँ, फिर विषय के बारे में विचार करते हुए उसकी त्रुटियों को सुधारने में अपना समय बिताता हूँ। निबंध लेखन के लिए देखने, सुनने और अनुभव करने की क्या क्या उपयोगिता हो सकती है? किसी की नकल नहीं होती निबंध लेखन में, उसमें सच्चाई होती है, अतः वह पाठक के हृदय को छू लेता है। सुनने व देखने से ज्ञान का भंडार बढ़ता है, वह निबंध बोझिल न होकर रोचक बन जाता है। फिर उसके बाद विषयों से संवाद, जिसमें हमें निबंध में जो बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक आदि कई महान व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी एकत्रित करनी थी। तो हमने यहाँ पे उस जानकारी को थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है। फिर निबंध में उल्लेखित महान व्यक्तियों ने अपने द्वारा किए गए कार्यों के समाज में एक नई दिशा दिखाई है। हमारे आसपास भी ऐसे व्यक्ति और संस्थाएं हैं जो स्त्री शिक्षा, पर्यावरण, असमानता, विशेष आवश्यकता समूह, जो दिव्यांगजन हैं आदि के लिए कार्य करते हैं। उनके नाम लिखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिखे हैं। फिर आता है, आपको समाज सुधार करने का अवसर मिले तो आप क्या क्या सुधार करेंगे और कैसे? भारतीय ज्ञान साहित्य के अनेक स्थानों पर नैतिक, आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन के संतुलन की बात की गई है, उनके बारे में चर्चा कीजिए। फिर आता है सृजन। सृजन में जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं उनके बारे में हमें लिखना है, और दूर के ढोल सुहावने होते हैं जिस प्रकार वह इस पाठ में व्यक्त किया गया है, हमें उसी प्रकार लोगों की थी आम के आम गुठलियों के दाम को भी दिखाना है, और उसमें हमें जैविक खाद के निर्माण में हमारा जो प्रयास है उन दोनों को मिलाकर एक संक्षिप्त लेख लिखना है, जो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद हमें एक डायरी भी लिखनी है। फिर भाषा से संवाद, जिसमें हमें समास के बारे में बताया गया है कि समास जो होता है वो उसका अर्थ होता है संक्षेप। इसमें 2 या अनेक शब्दों के मेल से बने हुए शब्द होते हैं। इसमें 2 पद मुख्य होते हैं, एक पूर्व पद जो पहला होता है और एक उत्तर पद जो बाद में आता है। फिर इसमें दोनों को मिलकर समस्त पद बनता है। समस्त पद के जो अंग हैं वो स्वतंत्र पद हैं, जिन्हें हम
तोड़ना जो होता है उसे संधि विग्रह कहते हैं। तो तत्पुरुष समास जो है वो उसमें उत्तर पद प्रधान होता है और कार्य चिन्ह का लोप होता है, मतलब जो बीच में शब्द आएगा वो कारक चिन्ह होता है। जैसे रसोई घर, रसोई का घर, घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। ओके, फिर कार्य कर्मधारय समास, द्विगु समास हमने सबको एक्सप्लेन किया है। उत्तर पद कर्मधारय समास में उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। उत्तर पद प्रधान होता है और इसमें तुलना या विशेषता प्रस्तुत की जाती है। वहीं द्विगु समास में पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होता है। फिर बहुव्रीहि समास में दोनों शब्द मिलकर अन्य शब्द की प्रधानता को प्रस्तुत करते हैं। जैसे गजानन, जिस गज के मुख वाला, आनन मतलब मुख, तो ये गणेश जी को प्रस्तुत करता है। फिर द्वंद्व समास जिसमें पद जो प्रधान है वो दोनों होते हैं और समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है, मतलब और या ऐसे शब्दों का लोप होता है। फिर अव्यय भाव जिसमें पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद क्रिया विशेषण होता है, जो कुछ इस प्रकार है। फिर हमें पाठ के कुछ समासिक पदों को देखना है। फिर प्रत्यय और उपसर्ग को भी हमें करना है, जो मैंने यहाँ पे किए हैं। फिर हमें उचित उपसर्ग या प्रत्यय को जोड़ना है और नए शब्द बनाने हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जो हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, और ये बहुत ही रोचक पाठ है, जो 8वां पाठ है हमारे काव्य अंश का। इसे जो है लेखक संत रविदास रैदास ने लिखा था। तो इसको देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आगे की और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब, फॉलो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।